साथियों, आप सभी को नमस्कार। हम 70 बीपीएससी मेंस की क्लासेज पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की इस क्लास में हम पटना कलम चित्रकला को डिस्कस करेंगे। ये सभी क्लासेज 70 बीपीएससी मेंस डेडिकेटेड संकल्प बैच के थ्रू आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इस बैच को ज्वाइन करने पर आपको इन सभी क्लासेस का पीडीएफ अवेलेबल कराया जाएगा। साथ ही इन सभी क्लासेस से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो अभी तक पूछे जा चुके हैं बीपीएससी मेंस में, और आगामी संभावित प्रश्नों की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं एक नॉमिनल फीस केवल 499 में। ये हमारा नंबर है 6306473800। इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। ये हमारा पेमेंट नंबर भी है। इस नंबर पर पेमेंट करने के बाद में पेमेंट की स्क्रीनशॉट आप इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेजते हैं तो आपको इस बैच से जोड़ दिया जाएगा। चलिए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पटना कलम चित्रकला, जैसा कि आप जानते हैं, हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उस टॉपिक के सभी डायमेंशन को डिटेल में कवर करते हैं, ताकि प्रश्न चाहे शॉर्ट पूछा जाए या लॉन्ग पूछा जाए, बदलते एग्जाम पैटर्न के अनुसार आप उसे बहुत ही आसानी से लिखने की स्थिति में हो। तो सबसे पहले हम पटना कलम चित्रकला की एक भूमिका को देखेंगे, देन हम पटना कलम चित्रकला की क्या विशेषताएं हैं, पटना कलम चित्रकला के पतन के कारण देखेंगे, और फिर पटना कलम चित्रकला को वर्तमान में इसके पुनरुद्धार हेतु किए गए क्या प्रयास हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आलोचनात्मक पक्ष भी देखेंगे इसका, और लास्ट में एक निष्कर्ष, यानी अब प्रश्न किसी भी तरीके का हो, आप उसे बहुत ही शानदार तरीके से लिख पाएंगे। पटना कलम चित्रकला की भूमिका को अब हम डिस्कस करते हैं। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी क्लासेज प्रोवाइड की जाएं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक से जुड़े हुए जो प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। अभी तक जितने भी प्रश्न पटना कलम चित्रकला से पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न इसकी विशेषताओं से ही जुड़े हुए थे। तो हम विशेषताओं को, पटना कलम चित्रकला की जो है, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके अन्य पक्षों को भी आज हम यहाँ पढ़ेंगे, ताकि अगर आगे किसी दूसरे पक्ष से प्रश्न पूछ लिया जाए, यानी पटना कलम चित्रकला के पतन के क्या कारण थे, इस तरीके का प्रश्न पूछ लिया जाए, या पटना कलम चित्रकला की विशेषताएं बताएं और इसका आलोचनात्मक परीक्षण करें, तो भी आप उन प्रश्नों को आसानी से लिख पाएं। पटना कलम चित्रकला की सबसे पहले भूमिका देखते हैं। एक मैप बनाने का यहाँ स्कोप है, तो आप बिहार का मैप बना दीजिएगा, और पटना कलम चित्रकला जिन क्षेत्रों में विकसित हुई उस क्षेत्र को आप यहाँ पर कंसीडर करेंगे। पटना कलम चित्रकला का जो क्षेत्रीय विस्तार है वो मुख्य रूप से पटना और उसके आसपास का क्षेत्र था, जैसे आरा, दानापुर आदि। तो आप ये पटना वाला रीजन बता देंगे कि यहाँ पर पटना कलम चित्रकला का प्रमुख क्षेत्रीय विस्तार था। 18वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल के नवाब और मुर्शिदाबाद के पतन के बाद यहाँ के जो कारीगर थे वो पटना को स्थानांतरित हो गए थे। अब पटना स्थानांतरित क्यों हुए, इसके पीछे की पृष्ठभूमि समझने की कोशिश करते हैं। इससे आप जान पाएंगे कि पटना कलम चित्रकला का कैसे विकास होता है। औरंगजेब का टाइम पीरियड आप जानते हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम सुन्नी शासक था। इस वजह से औरंगजेब के समय कला को किसी भी तरीके का राजकीय संरक्षण नहीं मिल पाया था। विवश होकर मुगल दरबार के जो कलाकार थे वो दिल्ली को छोड़कर अन्य स्थानों में जाने के लिए विवश हुए, और उसी कड़ी में कुछ कलाकारों का एक दल मुर्शिदाबाद स्थानांतरित हुआ था। इसी समय प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। मीर जाफर का पुत्र मीरन जो कलाकारों पर कई सारे प्रतिबंध लगाता है। जब मीरन के द्वारा कलाकारों पर कई सारे पाबंद प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो कलाकारों का अब एक दल मुर्शिदाबाद को छोड़कर पटना स्थानांतरित हो जाता है। पटना, जहां पर इन कलाकारों को स्थानीय अभिजात वर्ग और ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण मिलता है, उसके बाद फिर पटना कलम चित्रकला का एक अनूठा रूप हमारे सामने आता है। पटना कलम चित्रकला बिहार की आंचलिकता से प्रभावित एक लघु चित्रकला शैली के रूप में उभरकर विकसित होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर, सेवक राम जैसे चित्रकारों का इस शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस शैली का प्रमुख क्षेत्र पटना का लोधी कटरा, मुगलपुरा, मच्छरहट्टा, आरा व दानापुर रहा है। तो ये पटना कलम चित्रकला की भूमिका हो गई। अब हम देखते हैं पटना कलम चित्रकला की क्या प्रमुख विशेषताएं थी। तो पॉइंटर फॉर्म में हम अलग अलग विशेषताएं देखेंगे। सबसे पहली विशेषता है, पटना कलम चित्रकला में प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग किया गया था। पटना कलम के चित्र मुख्यतः लघु चित्र की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें अधिकांशतः कागज और कहीं कहीं हाथी दांत पर उकेरा गया है। प्राकृतिक सामग्रियों के उपयोग में दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, चित्रकारी के लिए रंग हेतु लाल रंग लाख से, काला रंग कालिक से या जलाए गए हाथी दांत की राख से, नीला रंग नील से, आसमानी रंग लाजवर्द से, पीला, गिरुआ और सफेद रंग विशेष प्रकार की स्थानीय मिट्टी से तैयार किए जाते थे।
चित्रकारी के बाद ब्रश का निर्माण गिलहरी के बाल, कबूतर का पंख, सुअर, बकरी व भैंस के बालों से करते थे। तो पटना कलम चित्रकारी की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता यही बताएंगे, प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग किया गया था, जिसमें कैनवास के लिए कागज और कहीं कहीं हाथी दांत का उपयोग किया गया था। रंगों के लिए प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग किया गया था, लाल रंग के लिए लाह का इस्तेमाल, काले रंग के लिए कालिख या जलाए गए हाथी दांत की राख, नीले रंग के लिए नील, आसमानी रंग के लिए लाजवर्द, पीला गिरवा सफेद रंग के लिए विशेष प्रकार की स्थानीय मिट्टी का उपयोग किया गया था। चित्रकारी के लिए जो ब्रश बनाया गया था वो गिलहरी के बाल, कबूतर के पंख, सुअर, बकरी, भैंस के बालों से ये ब्रश बनाए गए थे। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है पटना कलम चित्रकारी की वो है सामान्य जनजीवन की प्रधानता पटना कलम चित्रकला में देखने को मिलती है। सामान्य जनजीवन का चित्रांकन पटना शैली की एक उत्कृष्ट विशेषता थी। इसके चित्रों में श्रमिक वर्ग जैसे कुम्हार, भिस्ती और दस्तकारी वर्ग जिसमें बढ़ई, लोहार, सोनार ये सभी आ जाते हैं। उस समय के जो परिवहन थे जैसे पालकी, बैलगाड़ी आदि और प्रमुख त्योहार जिसमें होली, दशहरा ये सभी आते हैं, इनका चित्रांकन किया गया था। तो पटना कलम चित्रकला ये सामान्य जनजीवन को उकेरती है। सामान्य जनजीवन की जो दैनिक दिनचर्या होती है और उनके आसपास का जो वातावरण होता है उस वातावरण को पटना कलम चित्रकला में बहुत ही शानदार तरीके से उकेरा गया था। इस तरह पटना कलम चित्रकला आंचलिकता से प्रभावित होने के कारण इसके चित्रों में आम आदमी का दैनिक जीवन और उसके आसपास का वातावरण जैसे स्थानीय समारोह, त्योहार, बाजार के दृश्य, घरेलू गतिविधियां और स्थानीय शासक प्रमुख विषय रहे हैं। वस्तुतः पटना कलम चित्रकला के द्वारा परंपरागत भारतीय चित्रकला शैली की अभिव्यक्ति हुई है। तो दूसरा पॉइंट हो गया पटना कलम चित्रकला विशेषता में कि सामान्य जनजीवन की इसमें प्रधानता थी। उसके बाद तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे फारसी और ब्रिटिश शैली का इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। पटना कलम के चित्रकारों ने फारसी और मुगल शैली से रंगों और अस्तरों को अपनाया और ब्रिटिश शैली से छायांकन को अपनाया। पटना कलम में ब्रिटिश जल रंग पद्धति को भी अपनाया गया। तो फारसी और ब्रिटिश शैली का प्रभाव आपको पटना कलम चित्रकला में कहाँ देखने को मिलता है, इस बात को मेंशन करेंगे कि पटना कलम के चित्रकारों ने फारसी या मुगल शैली से रंगों और अस्तर को अपनाया था, वहीं ब्रिटिश शैली से छायांकन को अपनाया और इसके साथ ही ब्रिटिश शैली से ब्रिटिश जल रंग पद्धति को भी अपनाया गया था। हालांकि मुगल शैली का पटना कलम चित्रकला में प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन इसके साथ ही भिन्नताएं भी हैं। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे शॉर्ट प्रश्न एक पूछा जा सकता है कि पटना कलम चित्रकला मुगल शैली से किस तरीके से भिन्न थी। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिएगा। यद्यपि पटना कलम चित्रकला मुगल शैली से प्रभावित होते हुए भी कई मामलों जैसे विषय वस्तु, रंगों के उपयोग और छायांकन के तरीकों में यह मुगल शैली से अलग थी। मुगल शैली में जहां राजमहल से संबंधित विषय वस्तु थे, वहीं पटना कलम शैली में आम जनजीवन को विषय बनाया गया था। तो विषय वस्तु के संदर्भ में पटना कलम चित्रकला और मुगल शैली भिन्न है, क्योंकि मुगल शैली में जो विषय वस्तु थी वह विषय वस्तु मुख्य रूप से राजमहल से संबंधित होती थी, वहीं पटना कलम चित्रकला शैली में जो विषय वस्तु थी वो सामान्य जनजीवन से प्रभावित थी। सामान्य जनजीवन उसका केंद्रीय विषय था। दूसरा अंतर क्या है, पटना कलम शैली के चित्रों में पृष्ठभूमि और बॉर्डर या तो सफेद या सादे होते थे, जबकि मुगल चित्रकला में रंगीन पृष्ठभूमि और स्टाइलिश बॉर्डर का उपयोग किया जाता था। तो पटना कलम चित्रकला शैली में बॉर्डर पृष्ठभूमि का अभाव देखने को मिलता है, वहीं मुगल चित्रकला में रंगीन पृष्ठभूमि, स्टाइलिश बॉर्डर का उपयोग विशेषकर किया जाता था। इस शैली के चित्र एक प्रमुख विशेषता और थी इनका सादगीपूर्ण और समानुपातिक होना। यानी पटना कलम चित्रकला शैली की एक मुख्य विशेषता क्या थी, इस चित्रकला का सादगीपूर्ण और समानुपातिक होना। वहीं मुगल शैली जैसी भव्यता इनमें सामान्यता दिखाई नहीं पड़ती है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंट है मुगल शैली से पटना कलम चित्रकला के, तो इनको आपको अच्छे से देखना है। एक शॉर्ट प्रश्न यहाँ से बन सकता है, राइट। अगली विशेषता क्या है पटना कलम चित्रकला की कि चित्रकारी की विशेष तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया था, जिसका नाम है कजली सीही तकनीक। अब ये कजली सीही तकनीक क्या होती है इसके बारे में जान लीजिए। इस शैली में विषय वस्तु को पेंसिल या चारकोल रेखांकित कर उन्हें रंगने की प्रक्रिया को सामान्यतः नहीं अपनाया गया था। यानी जैसे हम लोग अब अगर कोई चित्रकारी करेंगे तो सबसे पहले पेंसिल से उस चित्र को बनाएंगे, उसको रेखांकित करेंगे, उसके बाद उसमें रंग भरेंगे। लेकिन पटना कलम चित्रकला में ऐसा नहीं था। इस शैली में विषय वस्तु को पेंसिल या चारकोल से स्केच नहीं किया जाता था, बल्कि कलाकारों को अपने हाथों पर इतना नियंत्रण था कि ब्रश और रंगों के सहारे ही रेखांकन कर कलर को भरते थे, अर्थात आरेखन व रंगन प्रक्रिया साथ साथ करते थे। इसे ही हम कजली स्याही कहते हैं। यानी अगर आप कोई चित्र बना रहे हैं, चित्र बनाने में आप पेंसिल या स्केच का उपयोग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आप ब्रश से ही रंग को भर रहे हैं और साथ ही साथ उसकी चित्रकारी
को रेखांकित भी करते जा रहे हैं तो उसे कहते हैं कजली सिही, और इसी कजली सिही तकनीकी का इस्तेमाल पटना कलम चित्रकला में किया गया था। इसके अलावा पटना के कलाकारों ने अपने स्वयं के रंग द्रव्य, ब्रश और कागज बनाए। इसके बारे में हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। अब पटना कलम में चित्रकारी की प्रक्रिया में 3 चरण शामिल थे, ये भी एक प्रमुख विशेषता थी। सबसे पहले रंगों की तैयारी करते थे, फिर रेखा चित्र बनाते थे, फिर रंगों को भरते थे। अब ये 3 चरण तो होते हैं, लेकिन पटना कलम चित्रकला में इन तीनों चरण की खास विशेषता थी। जैसे रंगों की तैयारी बरसात के मौसम में ये करते थे, तो बरसात के मौसम में रंग तैयार किए जाते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि बरसात के मौसम में नमी बढ़ने से वातावरण में प्रदूषण कम हो जाता है, इसलिए प्राप्त रंग अच्छी गुणवत्ता का और बिना किसी धूल मिट्टी के इस्तेमाल किए गए थे। पटना कलम चित्रकला में आप देखते हैं कि रंगों को जो है तैयार किया जाता था बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम में क्या होता है, नमी बढ़ने से वातावरण में प्रदूषण कम हो जाता है, इसलिए पटना कलम चित्रकला के जो आप रंग देखेंगे वो अच्छी गुणवत्ता के थे, उसमें किसी भी प्रकार की आप धूल मिट्टी नहीं देखेंगे। फिर दूसरा चरण होता है रेखा चित्र बनाना। हालांकि हमने ऊपर बताया कि मुख्यतः जो पटना कलम चित्रकला में रेखा चित्र बनाए ही नहीं गए, क्योंकि डायरेक्ट ब्रश के माध्यम से रेखांकित करते हुए उनमें कलर भरा जाता था। लेकिन कुछ पेंटिंग है जिसमें स्केचिंग की गई थी, ये सामान्यतः गर्मियों के समय किया जाता था। रेखा चित्र में फिर रंग भरा जाता है। रंग सामान्यतः सर्दियों के मौसम में भरे जाते थे, क्योंकि सर्दियों में आर्द्रता बहुत कम होती है, जिसके फलस्वरूप कैनवास के साथ रंग का अच्छा जुड़ाव हो जाता है। तो ये विशेषता हो गई पटना कलम में चित्रकारी की प्रक्रिया के संबंध में, जिसके 3 चरण हैं, रंगों की तैयारी, रेखा चित्र और रंग भरना। अगली वस्तु है इसके विषय वस्तु के संबंध में। इस शैली के चित्र की प्रमुख विषय वस्तुओं में सामान्य लोगों के दैनिक जीवन और उनके आसपास के वातावरण का चित्रण किया गया था। साथ ही मानव चित्रण प्रमुख इसकी विषय वस्तुओं में से थी। मानव चित्रण की खास विशेषता क्या थी, इसमें मुख्यतः मुखमंडल को अत्यधिक कलात्मक ढंग से उकेरा गया था, जैसे अत्यधिक आकर्षक आंखें, नुकीली नाक व पुरुषों की बड़ी बड़ी मूछें। इसके अलावा जो अन्य इसकी विषय वस्तु थी वो थी पशु पक्षियों का चित्रण। पशु पक्षुओं के चित्रण का जो प्रमुख लक्षण था वो उनकी जीवंतता थी। तो ये सभी विषय वस्तु शामिल थे। तो मुख्य रूप से हम इसमें 3 विषय वस्तु देख रहे हैं। एक तो सामान्य लोगों के दैनिक जीवन और उनके आसपास के वातावरण का चित्रण, दूसरा था मानव चित्रण, और मानव चित्रण का क्या प्रमुख लक्षण था। मानव चित्रण के लक्षणों में प्रमुख था मुखमंडल को अत्यधिक कलात्मक ढंग से चित्रित किया जाना, जिसमें अत्यधिक आकर्षक आंखें बनाई गई थी, नुकीली नाक और पुरुष की बड़ी बड़ी मूछें बनाई गई थी। फिर अगला है पशु पक्षियों का चित्रण, इसमें शामिल था। पशु पक्षियों के चित्रण की प्रमुख विशेषता क्या थी, उनकी जीवंतता। अगली विशेषता है पुरुष प्रधान चित्रकला थी। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। इस शैली के जो अधिकांश चित्रकार थे वो पुरुष थे, इसीलिए इस कला को हम पुरुषों की चित्रकला शैली भी कहते हैं। पटना कलम चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार देख लीजिए। 18वीं सदी यानी आरंभिक चित्रकार इसके सेवक राम भवानी दास मनोहर। अब आप इस तरीके से लिखते हैं तो एग्जामिनर पर एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा कि बच्चे ने जो है सेग्रीगेट किया है पटना कलम चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकारों को। 18वीं शताब्दी में जो प्रमुख थे, फिर 19वीं शताब्दी में, और देन 20वीं शताब्दी में। तो 18वीं शताब्दी के जो आरंभिक चित्रकार थे उसमें प्रमुख नाम सेवक राम का है, भवानी दास का है और मनोहर का है। इसके बाद 19वीं सदी के जो प्रमुख पटना कलम चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार थे उनमें हुलास लाल, महादेव लाल, यमुना प्रसाद व शिवदयाल आदि। शिवदयाल द्वारा निर्मित मुस्लिम निकाह का दृश्य, अब ये आप एग्जाम्पल जरूर देंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। शिवदयाल द्वारा निर्मित मुस्लिम निकाह का दृश्य, महादेव लाल द्वारा निर्मित रागिनी गंधारी का चित्र जो है अविस्मरणीय है, यानी ये बहुत ही उल्लेखनीय है, बहुत महत्वपूर्ण है। याद कर लीजिए, शिवदयाल द्वारा निर्मित मुस्लिम निकाह का दृश्य और महादेव लाल द्वारा निर्मित रागिनी गंधारी का चित्र अविस्मरणीय है, और ये दोनों चित्रकार 19वीं सदी के थे। 20वीं सदी के जो प्रमुख चित्रकार हैं उसमें एक नाम है राधा मोहन प्रसाद का और दूसरा है ईश्वरी प्रसाद का। राधा मोहन प्रसाद ने पटना आर्ट कॉलेज की नींव रखी थी, वहीं ईश्वरी प्रसाद वर्मा पटना कलम शैली की अंतिम प्रमुख कलाकार थे। अब ईश्वरी प्रसाद वर्मा के बारे में हमने यहाँ पर थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया, क्योंकि ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईश्वरी प्रसाद वर्मा का पटना कलम चित्रकला के योगदान पर वर्णन करें या टिप्पणी कीजिए। तो उस स्थिति में आपको ईश्वरी प्रसाद वर्मा के संबंध में कुछ बातें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो ईश्वरी प्रसाद वर्मा सबसे पहला पॉइंट यही बताएंगे, पटना कलम शैली की ये अंतिम प्रमुख कलाकार थे। 20वीं सदी के अंत में इनके निधन से पटना शैली का समापन हो जाता है। तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पटना कलम चित्रकला के जो अंतिम प्रमुख कलाकार हैं वो ईश्वरी प्रसाद वर्मा ही होते हैं। ईश्वरी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद पटना शैली का समापन हो जाता है। ईश्वरी प्रसाद वर्मा के द्वारा जो चित्र प्रमुख रूप से बनाए गए थे उनमें है एक चाइल्ड इन वर्ल्ड और दूसरा है भारत माता। ये दोनों चित्र बड़े उल्लेखनीय हैं, तो इनके आप एग्जाम्पल देंगे। ईश्वरी प्रसाद वर्मा हाथी दांत, अबरक की परतों, सिल्क और कागज पर चित्रांकन में ये एक माहिर कलाकार थे। पारंपरिक ढंग से कागज, रंग, ब्रश बनाने में भी माहिर थे।
उन्होंने यूरोपीय कला के आधार पर बड़े तैल चित्रों का भी निर्माण किया था। उनके चित्र कलकत्ता पटना संग्रहालय के साथ साथ देश विदेश के अन्य महत्वपूर्ण कला संग्रहालयों में संरक्षित हैं। तो ये कुछ पॉइंट आप ईश्वरी प्रसाद वर्मा के बारे में देख लीजिए, प्रश्न जो है यहाँ से बनने की संभावना हमेशा रहेगी। ये तो हो गई पटना कलम चित्रकला की विशेषताएं। पटना कलम चित्रकला की विशेषताओं को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, क्योंकि विशेषताओं से ही अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम पटना कलम चित्रकला का आलोचनात्मक पक्ष भी देखेंगे, और ये एक एडिशनल पॉइंट होगा। विशेषताएं भी पूछी जाती हैं, तब भी आप आलोचनात्मक पक्ष को अगर मेंशन करते हैं तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, और अन्य बच्चों से आपको अधिक मार्क्स एग्जामिनर अवार्ड करेगा। आलोचनात्मक पक्ष क्या है? अब आलोचनात्मक पक्ष लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग निष्कर्ष पर आएंगे। हालांकि निष्कर्ष से पहले हम लोग पटना कलम चित्रकला के पतन के कारणों को भी देखेंगे। आलोचनात्मक पक्ष में क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट आप यही बता देंगे कि सामान्यतः चित्रों में लैंडस्केप यानी बॉर्डर या सीमांकन जिसे कह सकते हैं, और पृष्ठभूमि का क्या था? अभाव था। इस शैली के चित्र प्रायः कम खर्च और आम जनजीवन की अभिव्यक्ति के उद्देश्य से बनाए गए थे, इसलिए इन चित्रों में लोक पक्ष को अधिक महत्व दिया गया था, शिल्प पक्ष को महत्व नहीं दिया गया था। तीसरा पक्ष है इसमें आलोचना का, यह शैली बिहार की आंचलिक चित्रकला शैली के रूप में विकसित हुई, किंतु इसके बावजूद इसमें विदेशी शैलियों जैसे मुगल और ब्रिटिश शैली का प्रमुख प्रभाव देखने को मिलता है। पुरुष प्रधान यह शैली थी, जिससे महिलाओं की भागीदारी को इसमें महत्व नहीं दिया गया। सामान्य जीवन पर यह केंद्रित होने के कारण तत्कालीन शासकों के द्वारा इसके संरक्षण एवं विस्तार पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया, और बाद में ये पटना कलम चित्रकला शैली के पतन का भी मुख्य कारण बनता है। तो सामान्य जनजीवन पर केंद्रित होने के कारण तत्कालीन शासकों द्वारा इसके संरक्षण और विस्तार पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया था। आंचलिक चित्रकला होने के कारण संपूर्ण भारतीयता के जीवन चित्रों और वातावरण को ये कला समेट नहीं सकी। तो ये कुछ 5-6 पॉइंट हैं इसके आलोचनात्मक पक्ष के, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तब भी मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न विशेषताओं से पूछा जाए तब भी आप इसको मेंशन करेंगे, एक अलग पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका उत्तर जो है वो अन्य विद्यार्थियों से अधिक डाइवर्सिफाई होगा। अब हम देखते हैं पटना कलम चित्रकला के पतन के क्या कारण थे। पतन के कारणों को पहले पॉइंट वाइज आप बता देंगे, फिर उसका आप एक्सप्लेनेशन कर देंगे। तो लिथोग्राफिक प्रेस की स्थापना इसका कारण था, फोटोग्राफी का आगमन, चित्रों की मांग में कमी, संरक्षण का अभाव और आधुनिक कला प्रारूपों की बढ़ती लोकप्रियता। तो ये 5 प्रमुख कारण हैं पटना कलम चित्रकला के पतन के। लिथोग्राफिक प्रेस की स्थापना देखते हैं तो बिहार में 1820 के दशक में पटना के अफीम एजेंट सर चार्ल्स डी आइली के द्वारा लिथोग्राफिक प्रेस की स्थापना की जाती है। लिथोग्राफिक प्रेस की जब स्थापना हो जाती है तो इस प्रेस के माध्यम से विदेशी चित्रों की जो मांग है उसको पूरा करने के लिए पटना कलम की प्रतियों को चित्रित करना इस प्रेस से शुरू कर दिया गया था, जिसका प्रभाव अंततः पटना कलम के कलाकारों पर पड़ा। तो सीधी सी बात है, जब इस तरीके की प्रेस की स्थापना हो गई तो अब चित्रों की जो मांग होती थी उसको पूरा करने के लिए जो प्रतियां होती थी पटना कलम चित्रकला की, उन प्रतियों को ही इस प्रेस से छाप कर जो है डिमांड पूरी कर दी जाती थी, जिससे क्या हुआ, अंततः पटना कलम चित्रकला पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और धीरे धीरे इसका पतन होना शुरू हुआ। फिर फोटोग्राफी का आगमन हो जाता है। 19वीं सदी में फोटोग्राफी और मुद्रण प्रौद्योगिकी के आगमन ने चित्र बनाना आसान और सस्ता कर दिया था, जिससे पारंपरिक हाथों से चित्रित कला की मांग कम हो गई। चित्रों की मांग में कमी का एक और कारण था, वो है 19वीं सदी के अंतिम दशकों में विदेशी पर्यटकों और व्यापारियों की आवागमन में कमी। 19वीं सदी के अंतिम दशक में विदेशी पर्यटक और व्यापारियों की आवागमन में कमी होने से इन चित्रों की मांग में भी कमी आई, क्योंकि स्थानीय कोई भी वस्तु हो उसकी मांग जो है वो बाहरी लोग ही ज़्यादातर करेंगे, और जब कला का प्रश्न उठता है तो ये और भी ज़्यादा इस पर निर्भर करता है। जब इन चित्रों की मांग में कमी आई तो स्वाभाविक तौर पर अब इस चित्रकला के पतन पर भी एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब मांग नहीं होगी तो उसको फिर उसको बनाकर जो है सप्लाई किसको किया जाएगा, ये इसका सीधा संबंध होता है डिमांड और सप्लाई का। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे पहले मिट्टी के खिलौने बना करते थे, मिट्टी के बर्तन बना करते थे, लेकिन उसकी जगह पर अब अन्य वस्तुएं आ गई, तो मिट्टी की जो वस्तुएं थी, खिलौने बर्तन वगैरह, वो धीरे धीरे मार्केट से गई, तो इनको बनाने वाले जो लोग थे वो लोग भी अब ये काम छोड़कर कोई दूसरा काम करने लगे। तो यही हाल जो है पटना कलम चित्रकला के कलाकारों का भी हुआ। डिमांड कम हुई तो इन चित्रकारों ने पटना कलम चित्रकला को बनाना छोड़ दिया, क्योंकि आजीविका के लिए कुछ तो उनको करना ही था। स्वतंत्रता के पश्चात पटना कलम चित्रकला को भी पर्याप्त संरक्षण नहीं मिला। 20वीं सदी में आधुनिक कला रूपों की बढ़ती लोकप्रियता के कारण पटना कलम पेंटिंग को और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप पटना कलम का अभ्यास करने वाले कलाकारों की संख्या में गिरावट आई। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं पटना कलम चित्रकला के पतन के पीछे। इस तरह हम देखते हैं बिहार पटना की आंचलिकता में विकसित पटना कलम चित्रकला शैली ने स्वर्णिम और अंधकारमय दोनों कालखंडों को देखा।
समृद्ध पटना कलम 1760 से 1950 तक रही। उसके बाद ईश्वरी प्रसाद वर्मा के बाद जो है पटना कलम का समापन हो गया। अंततः अपने युग के अंतिम कलाकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा के निधन के साथ ये समाप्त हो गई। यद्यपि स्वर्गीय ईश्वरी प्रसाद वर्मा के बाद कुछ कलाकारों ने कला की शैली का अभ्यास किया, लेकिन अपने लिए एक स्थापित नाम बनाने में असफल रहे। अब पटना कलम के पुनरुद्धार हेतु क्या प्रयास किए गए, ये भी एक बार देख लेते हैं। हाल के वर्षों में पटना कलम पेंटिंग को पुनर्जीवित करने का प्रयास किए गए हैं। जैसे 1960 के दशक में पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसने पटना कलम पेंटिंग सहित पारंपरिक कलाओं के प्रशिक्षण और प्रचार के लिए एक मंच प्रदान किया। दूसरा प्रयास आप इसमें देख सकते हैं कि पटना कलम चित्र कलाओं को पटना आर्ट कॉलेज, पटना म्यूजियम, खुदा बख्श लाइब्रेरी और विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय जो लंदन में है, यहाँ पर इन सभी कला शैलियों के चित्रों को संरक्षित किया गया है। वर्तमान में कलाकारों का एक छोटा लेकिन समर्पित समूह जो पारंपरिक कलाओं को जीवित रख रहा है। तो इन समूहों में से एक समूह ऐसा भी है जो पटना कलम चित्रकला का भी अभ्यास कर रहा है, उसे जारी रखे हुए है। ये बड़ा अच्छा कदम था बिहार सरकार का। वर्ष 2010 में बिहार सरकार के द्वारा अपनी इस सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पटना कलम के चित्रों की थीम पर कैलेंडर प्रकाशित किया गया था। तो बिहार सरकार का ये इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये कुछ प्रयास हैं, लेकिन प्रयास ये पर्याप्त नहीं है पटना कलम शैली को जीवित करने के लिए। अगर पटना कलम शैली को जीवित करना है तो सरकार के द्वारा उच्चतम स्तर पर इसको प्रोत्साहन और संरक्षित करना पड़ेगा। कुल मिलाकर अब हम लोग निष्कर्ष पर आते हैं इस टॉपिक के। कुल मिलाकर पटना कलम चित्रकला एक लोक कला थी जिसमें प्राकृतिक रूपों या तत्वों का विशेष ध्यान रखा गया था। धन और आश्रय के अभाव से इस कला शैली का पतन हो गया, परंतु इसके चित्र की महत्ता आज भी है। साथ ही यह बिहार की गौरवशाली कला परंपरा की अमूल्य धरोहर है, जिसे राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रोत्साहन और संरक्षण देने की आवश्यकता है। तो ये हो गया इस पूरे टॉपिक का निष्कर्ष। तो आई होप आपको अब इस प्रश्न से इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न दिया जाए उसे आप आसानी से लिख लेंगे। अब जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस टॉपिक से जुड़े हुए उनको आप लिखिएगा। सभी में लगभग विशेषताएं ही दी गई हैं, तो एक बार आप इसको जरूर लिखिएगा। अब इसे आप आसानी से लिख पाएंगे क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूरे टॉपिक को पढ़ाते हैं। अब आप भूमिका लिखेंगे, उसके बाद विशेषताओं को पॉइंट वाइज बता देंगे, आलोचनात्मक पक्ष के कुछ बिंदु दे देंगे और लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे। राइट। जो बच्चे संकल्प बैच के पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको ये PDF मिल जाएगा, उसको अच्छे से आपको रिवाइज करना है और आपको जो अभ्यास प्रश्न दिए जाएंगे उनको लिखकर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ग्रुप में आपको भेजना है, ताकि आपके आंसर को चेक करके जो भी कमियां हों उनको इंडिकेट किया जा सके और आपकी जो लेखन शैली है वो और बेहतर हो, ताकि फाइनल सिलेक्शन हो आप सभी का। मिलते हैं अब हम लोग अगली क्लास में। जब तक आप लोग पढ़िए, जहां है वहां सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। इस बैच से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, या इसी नंबर पर आप पेमेंट करके पेमेंट की स्क्रीनशॉट आप इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देंगे तो आपको इस बैच में जोड़ दिया जाएगा। फीस केवल 499 है, एक नॉमिनल फीस। धन्यवाद। जय हिंद।